Hello students, welcome to the online class. In this class we are going to start with our first unit, that is reproduction, in which we are going to begin with the first chapter, that is reproduction in organism. And this is the first part of the chapter in which we are going to cover all these topics. First of all, lifespan, then reproduction, then methods of reproduction, then fission, then budding, spore formation, fragmentation, and lastly plasmatomy. Okay, so let's begin. First of all, lifespan. Every organism can live for a certain period of time which is called as its lifespan. जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सर्टेन लाइफ स्पैन के लिए ही लिव करते हैं, जिंदा रहते हैं. एंड दैट पीरियड, जितने टाइम के लिए वो जिंदा हैं, दैट पीरियड इज कॉल्ड एज इट्स लाइफ स्पैन. उस पीरियड को हम कहते हैं उसके लाइफ स्पैन को. ठीक है ना. सो बर्थ से लेकर के किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ तक का जो पीरियड होता है उससे हम लाइफ स्पैन कहते हैं. दैट इज कॉल्ड एज लाइफ स्पैन. ठीक है. इट इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 5 फेजेस. द फर्स्ट फेज इज कॉल्ड एज बर्थ. सबसे पहला फेज जो लाइफ स्पैन का स्टार्ट होता है जहाँ से, वो होता है आपका बर्थ होता है. एंड आफ्टर बर्थ द सेकेंड फेज इज कॉल्ड एज जुवेनाइल फेज. सेकेंड फेज को हम जुवेनाइल फेज कहते हैं, जो कि आपका एडोलेसेंस या यंग स्टेज भी कहलाता है. द थर्ड फेज इज नोन एज रिप्रोडक्टिव फेज. थर्ड फेज को हम रिप्रोडक्टिव फेज भी कहते हैं. रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है कि इस फेज में आपके जो ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप करते हैं एंड बिकम फंक्शनल हो जाते हैं. ठीक है. फोर्थ फेज इज कॉल्ड एज एजिंग फेज. फोर्थ फेज एजिंग फेज होती है. एट दिस टाइम आपका ओल्ड एज आ जाता है. इस फेज को हम सेनेसेंस भी कहते हैं. ये फेज़ में आपका जो ओल्ड एज होता है, यानी बॉडी हमारी काम करना, फंक्शन करना थोड़ा कम कर देती है. ठीक है. द लास्ट फेज इज डेथ फेज. ठीक है. लास्ट फेज को क्या कहते हैं? डेथ कहते हैं. इसके बाद हमारा लाइफ स्पैन, इस फेज में आने के बाद में हमारा लाइफ स्पैन जो होता है वो स्टॉप हो जाता है. ठीक है. तो बर्थ से लेकर के डेथ तक में जितने भी फेजेस वो सारे लाइफ स्पैन के अंडर में आते हैं. ठीक है. एंड किसी भी ऑर्गेनिज्म का इतना ही पीरियड हमारा उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन कहलाता है. ओके. The next one is lifespan of some organisms. Certain organisms, सब अलग अलग organisms के अलग अलग लाइफ स्पैन्स होते हैं. जैसे कि सबसे शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें तो एक मैट फ्लाई ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी लाइफ स्पैन सिर्फ 24 आवर्स की होती है. लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन की बात करें तो टॉर्टवाइज और आपका बोहेड वेल होता है, जो कि 100 to 150 ईयर्स या 150 to 200 ईयर्स के लिए ज़िंदा रहते हैं ये लोग. पैरट है जो कि 140 ईयर्स के लिए ज़िंदा रहता है. क्रो का लाइफ स्पैन 15 ईयर्स का होता है. ऐसे सर्टेन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, सबके अलग अलग लाइफ स्पैन होती है. ह्यूमन बींग्स 60 to 70 जनरली जीते हैं, पर कुछ एक्सेप्शंस ऐसे होते हैं जो कि 100 के ऊपर भी चले जाते हैं. आरबीसीज, हम छोटे छोटे लाइफ स्पैन्स की बात करें तो फिर आरबीसी सेल्स जो होता है उसका लाइफ स्पैन ओनली फॉर 120 डेज होता है. ठीक है. उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो सर्टेन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग लाइफ स्पैन्स होते हैं. ठीक है. The next one is reproduction. The ability of all organisms to produce offspring of their own type is called as reproduction. Reproduction वो प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं. सो दिस मेथड इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. मतलब रीप्रोड्यूस, फिर से प्रोड्यूस करना अपने ही जैसा एक ऑर्गेनिज्म को. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन आपके 2 टाइप्स के होते हैं. पहला होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एपोमाइसिस भी कहते हैं. ठीक है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? एपोमाइसिस भी कहते हैं. इसमें क्या होता है, जनरली 1 पेरेंट की ही सिर्फ ज़रूरत पड़ती है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम किसी 2 पेरेंट के या 3 पेरेंट के का हेल्प नहीं लेते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए. सिर्फ एक पेरेंट ही होता है जो कि डिवाइड होकर के, जो कि आफ्टर जब उसकी बॉडी फुली मैच्योर हो जाती है तो वो 2 पेरेंट सेल, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है. ठीक है. सो the method of dividing a parent cell into 2 daughter cells is called as asexual reproduction. इसमें क्या होता है आपका, जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में एमाइटोसिस प्रोसेस पढ़ा था ना, तो उसमें क्या होता है, पहली बॉडी आपकी ग्रो करती है, ग्रो करने के बाद में उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद में बॉडी जो होती है वो 2 डॉटर सेल में डेवलप हो जाती है. ठीक है. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें किसी भी सेकेंड पेरेंट की जरूरत नहीं पड़ती. ओनली सिंगल पेरेंट इज केपेबल टू प्रोड्यूस द न्यू ऑफस्प्रिंग्स. दूसरा, इसमें किसी भी तरीके के कोई गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता. कोई भी गैमेट्स फॉर्म इसमें नहीं होते हैं. किसी भी गैमेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ये खुद ही रिप्रोड्यूस कर लेते हैं अपने आप से ही डिवाइड होकर के. थर्ड, इसमें क्योंकि गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता तो किसी भी तरीके का फ्यूजन नहीं होता गैमेट्स के बीच में. 2 अलग अलग गैमेट्स फ्यूज़ हों आपस में तब रिप्रोडक्शन होगा. ऐसा कुछ भी कोई नहीं होता इसमें मेथड.
देन इसमें क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग्स जो आते हैं बनते हैं वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट की क्लोन कॉपी होते हैं, ठीक है। जैसा कि पेरेंट होगा एग्जैक्टली डिक्टो वही कॉपी भी उसके ऑफस्प्रिंग्स भी वैसे ही बनेंगे, ठीक है। कोई वेरिएशंस नहीं देखने को मिलते, कोई कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलता, कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते, बिल्कुल अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। ओके, द सेकेंड वन इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड हमारा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है कि इसमें आपके 2 पेरेंट सेल्स की ज़रूरत पड़ती है, 2 पेरेंट्स की नीड होती है। सेकेंड, इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे 2 पेरेंट अगर हम ले रहे हैं तो एक पेरेंट मेल होगा, दूसरा पेरेंट फीमेल होगा। मेल जो होगा वो टेस्टिस के थ्रू स्पर्म्स को प्रोड्यूस करेगा और फीमेल जो होगा वो ओवरी के थ्रू एग का फॉर्मेशन करेगा। सो ओवरी एग एंड स्पर्म्स जो होते हैं वो अलग अलग गैमेट्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं अलग अलग पेरेंट्स के थ्रू, ठीक है। तो 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है इसमें, 2 अलग अलग गैमेट्स की ज़रूरत होती है इसमें। दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं तभी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। तो दिस इज़ अ टाइम टेकिंग एंड लॉन्ग प्रोसेस, ये जल्दी से नहीं हो सकता कि डायरेक्टली कंप्लीट हो जाए। इसमें आपने मियोसिस के बारे में पढ़ा हुआ है। मियोसिस का प्रोसेस जो होता है वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए ही होता है। इसमें आपके जो ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की क्लोन कॉपी बिल्कुल नहीं होते हैं। दे हैव सम वैराइटीज़, ऑफस्प्रिंग्स में वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगी, या फिर वो जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो अपने दोनों पेरेंट्स की रिकॉम्बिनेंट कॉपी होंगी, यानी दोनों के कुछ कुछ कैरेक्टर्स उनमें आएंगे, ऑफस्प्रिंग्स में आते हैं, ठीक है। सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एकदम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑपोजिट होता है, ठीक है। अब हम एक एक करके दोनों रिप्रोडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग मेथड से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले वेरियस मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन और प्लाज्मोटॉमी के थ्रू होता है, ठीक है। अब हम एक एक करके सारे मेथड पढ़ेंगे कि फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन या प्लाज्मोटॉमी किस तरीके से प्रोसेस ये पूरा होता है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजन। फिजन जो होता है इसमें एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में या 2 से ज़्यादा डॉटर सेल्स जो होती हैं उसमें डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो एक बार में पेरेंट सेल या तो 2 डॉटर सेल देता है या तो फिर 2 से ज़्यादा डॉटर सेल देता है, ठीक है। फिजन जो होता है वो दो मेथड से होता है आपका। पहला होता है आपका बाइनरी फिजन और दूसरा होता है आपका मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, पेरेंट सेल्स डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स। एक पेरेंट सेल जो होता है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। आप नीचे डायग्राम देख सकते हैं कि एक पेरेंट सेल है, वो पहले साइज़ में इंक्रीज़ हो रहा है यानी अपनी बॉडी को बड़ा कर रहा है। फिर वो जब वो फुल्ली मैच्योर हो जाता है तो उनके बीच में क्या हो जाता है कि कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। वो बॉडी जो होती है बीच से, सेंट्रली पोर्शन से बीच में श्रिंक होने लगती है, डिप्रेशन आने लगता है, एंड देन डिप्रेशन इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। एंड आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन जब फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है बॉडी तो 2 डॉटर सेल्स में वो डिवाइड हो जाती है। आपने यही चीज़ एमाइटोटिक डिवीजन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। बाइनरी फिजन बिल्कुल सेम वैसा ही होता है। सो जस्ट अ क्विक रिवीजन फॉर इट। क्विक रिवीजन काफ़ी है आपके लिए। मैं एग्जांपल आपका बलून का दे देती हूँ। बलून आपने एक बलून लिया हुआ है, उसको आप जैसे जैसे उसमें हवा भर रहे हैं वो धीरे धीरे बॉडी इंक्रीज़ हो रही है। वैसे ही पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जैसे बाइनरी फिजन में होता है, जैसे कि आपका अमीबा की बॉडी धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है, सेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। जैसे वो इंक्रीज़ होने लगती है, जब फुल्ली मैच्योर हो जाती है, आप फुल्ली बलून को फुला चुके होते हैं तो उसको आप बीच से बलून को दबाइए तो जब आपका जो डिप्रेशन बन रहा है, जो गैप, जो डीप आप दबा रहे हैं, तो वो डिप्रेशन को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो बीच से बॉडी क्या होती है, श्रिंक करने लगती है। एंड आफ्टर श्रिंकेज, जब श्रिंकेज कंप्लीट हो जाता है, जब पूरी तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी होती है तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन। द नेक्स्ट वन इज मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि इसमें आपका साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइड होता। बाइनरी फिजन में क्या होता है, आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा था, ठीक है ना। मल्टीपल फिजन में आपके न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। पेरेंट सेल की बॉडी के अंदर में एक न्यूक्लियस कई सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर जब साइटोप्लाज्म बर्स्ट करता है, यानी सेल वॉल जब टूटता है, ब्रेक होती है, तो वो न्यूक्लियस जो होते हैं वो सेल से बाहर निकल करके इंडिविजुअली
ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि नीचे दिया हुआ है एक पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल के अंदर में न्यूक्लियस दिया हुआ है, सिंगल न्यूक्लियस, एंड उसके बाद फिर वो पेरेंट सेल के अंदर में ही वो न्यूक्लियस जो होते हैं वो मल्टी न्यूक्लियस में चेंज हो जाते हैं, कई सारे न्यूक्लियस में वो अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं। एंड आफ्टर दैट जैसे ही साइटोप्लाज्म या आप कह सकते हैं सेल की बॉडी जो होती है वो टूटती है, ब्रेक होती है, तो वो सारे जितने मल्टी न्यूक्लियाई होते हैं वो धीरे धीरे करके वो सब बाहर निकलने लगते हैं, और हर एक मल्टी न्यूक्लियाई जो हर एक न्यूक्लियस होगा वो एक नया कंप्लीट बॉडी में डेवलप होगा, और उसके बाद वो सेम वही प्रोसेस करेगा, सारे के सारे फिर बढ़ेंगे, फिर उनके अंदर के न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लियाई में चेंज होंगे और फिर वो लोग बाहर निकल आएंगे। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल फिजन। इसमें क्या होता है आपका एक बार में बहुत सारी नए ऑर्गेनिजम्स जो हो रहे हैं वो डेवलप हो रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल फिजन। ओके, द नेक्स्ट वन इज बडिंग। बडिंग क्या होता है कि जब बॉडी में बर्ड का फॉर्मेशन होता है, पेरेंट की बॉडी में जैसे ही बर्ड का फॉर्मेशन होता है वो बर्ड जो होता है आगे चल कर के नए इंडिविजुअल में चेंज हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एज योर बडिंग प्रोसेस। ठीक है, बडिंग प्रोसेस जो होता है वो दो मेथड से कंप्लीट होता है, पहला होता है आपका एंडोजीनस और दूसरा होता है एक्सोजीनस। ठीक है, सबसे पहले एक्सोजीनस दिया हुआ है। एक्सोजीनस, एक्सो मतलब होता है एग्जिट यानी बाहर की तरफ में। अगर प्लांट की बॉडी में या ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्लांट तो नहीं है, एनिमल की बॉडी में यानी किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर की तरफ में अगर बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सोजीनस। एक्सो मतलब बाहर की तरफ में, जीनस मतलब बॉडी। ठीक है ना, तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर में अगर बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सोजीनस मेथड। यू कैन सी ओवर हियर, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से, जैसे ये आपका हाइड्रिला प्लांट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप छोटा सा देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा एक बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। वो बर्ड जो होता है वो धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद में वो फुल्ली मैच्योर हो जाता है, अपने पेरेंट जैसा कि उसका पेरेंट की बॉडी थी बिल्कुल वैसा दिखने में लगता है। जैसे ही वो मैच्योर हो जाता है अपनी पेरेंट की बॉडी से वो डिटैच होकर के, अलग होकर के कंप्लीट एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप होने लगता है। ठीक है, जैसे ही वो डेवलप हो जाएगा फिर उसके बॉडी में से एक छोटा सा बर्ड निकलेगा, फिर वो बड़ा होगा एंड द सर्कुलेशन विल गो ऑन। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है आपका बॉडी के बाहर एक छोटा सा बर्ड निकलता है, गांठ निकलती है, वो गांठ धीरे धीरे बड़ी होती है, और जब भी वो मैच्योर हो जाती है, जब उसको पता चल जाता है कि नाउ इट कैन सर्वाइव विद इट्स ओन, अपने से वो खुद सर्वाइव कर सकता है, तो वो प्लांट की बॉडी से यानी पेरेंट की बॉडी से डिटैच होकर के आप कंप्लीट अपनी लाइफ स्पैन अलग से जीने लगता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट एक्सोजीनस बडिंग। इसमें मैंने हाइड्रिला का एग्जाम्पल बताया, आप ईस्ट का भी एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं, ईस्ट में भी सेम यही प्रोसेस होता है। द नेक्स्ट वन इज एंडोजीनस। एंडोजीनस में क्या होता है, एंडोजीनस में आपका एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो आपका वाटर स्पॉन्ज जो होता है, जिसे हम बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं, तो ये आपका एग्जांपल होता है। इसमें इसकी बॉडी के अंदर में जो आपका बाथ स्पॉन्ज होता है उसकी बॉडी के अंदर में क्या होता है कि आपका जो बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, बाथ स्पॉन्ज को हम स्पॉन्जिला भी कहते हैं। इसकी बॉडी कुछ इस तरीके से, ये आपका स्पॉन्जिला हो गया, इस तरीके से रहता है, डबल लेयर्ड बॉडी होती है। ठीक है, इसकी बॉडी के अंदर में छोटे छोटे बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, छोटे छोटे बर्ड्स बॉडी के अंदर फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि एंडोजीनस है यानी बॉडी के अंदर फॉर्म होंगे। ठीक है, आफ्टर दैट ये बर्ड्स क्या होते हैं, जब मैच्योर हो जाते हैं, जब फुल्ली ग्रोन हो जाते हैं, तो ये आपके स्पोरोजिला के बॉडी के बाहर निकलने लगते हैं। इसके माउथ है, माउथ से बाहर निकलने लगते हैं और कंप्लीट इंडिविजुअल में जैसे बाहर निकल आए और ये कंप्लीट इंडिविजुअल में चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना, दिस इज ऑल अबाउट एंडोजीनस। अब ये जो छोटे छोटे बर्ड्स हैं इन्हें हम कहते हैं गेम्यूल। इन्हें हम क्या कहते हैं, GEMMULE, हम इन्हें क्या कहते हैं, गेम्यूल कहते हैं। ठीक है, जो बर्ड्स बॉडी के अंदर पाए जा रहे हैं ऑर्गेनिज्म के, तो उन बर्ड्स को हम क्या कहते हैं, गेम्यूल कहते हैं। एक गेम्यूल का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ आपको शो किया हुआ है। इसका जो माउथ पार्ट होता है वो माउथ पार्ट को हम माइक्रोपाइल कहते हैं। डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में सर्टेन स्पाइंस जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम स्पिक्यूलस कहते हैं, और इसके अंदर में इनर मेम्ब्रेन के अंदर में छोटे छोटे सेल्स होते हैं। ये सेल्स जो होते हैं वो आर्कियोसाइट्स कहलाते हैं। क्या कहते हैं हम इन्हें, आर्कियोसाइट्स कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर अगर हम सिंपल देखें तो ये आपका कुछ मटके जैसा स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस वे। ये आपका डबल मेम्ब्रेन होता है,
ठीक है। इसके अंदर में आपका कई सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम आर्कियोसाइट्स कहते हैं। बाहर की तरफ में स्पाइक्स होती हैं जिन्हें हम स्पिकुलस कहते हैं। माउथ को हम माइक्रोपाइल कहते हैं, ठीक है। इन्हें हम अंदर के सेल्स को हम आर्कियोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। ये जो बाहर निकल करके जब वो स्पोर की स्पॉन्ज की बॉडी से जब ये गेम्यूल बाहर आता है तो ये जो इसका माइक्रोपाइल यानी जो माउथ पोर्शन है वो क्या करेगा, वो किसी बेस में जाकर के चिपक जाएगा। ये माउथ पोर्शन क्या करता है, बेस में जाकर के चिपक जाता है और धीरे धीरे उसके बाद फिर क्या होती है, इसकी बॉडी जो होती है वो बड़ी होने लगती है। जो उसकी बॉडी है वो क्या करती है, वो ग्रो करने लगती है, ठीक है। तो जो माउथ पोर्शन है वो जाके किसी बेस में जाकर के चिपकेगा। अब क्योंकि वाटर जो आपका वाटर स्पॉन्ज है वो तो वाटर में ही पाया जाता है ना, तो वाटर में जब ये पाए जाते हैं तो इसके जो ये गेम्यूल्स होते हैं, जो मैं कह रही हूँ जो बॉडी के अंदर में थे, जैसे ये मैच्योर होने के बाहर निकलते हैं तो ये गेम्यूल्स क्या होते हैं, अपने लिए एक बेस ढूंढते हैं। जैसे ही बेस ढूंढते हैं तो वहाँ पे आकर के ये स्टिक हो जाते हैं और इस तरीके से ये धीरे धीरे करते ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एंडोजीनस, इसे हम एंडोजीनस मेथड कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। द नेक्स्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जो होता है वो उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सर्टेन स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। स्पोर्स जो होते हैं वो जनरली मोटाइल इन नेचर होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं और एक ही जगह पे नहीं रहते कि जहाँ पे हैं वो वहीं पे रहेंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए अपनी बॉडी का अपनी लाइफ स्पैन जो होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं और बॉडी में डेवलपमेंट होता है। इसमें जो स्पोर फॉर्मेशन आपका 5 तरीके से डिवाइडेड होता है। पहला होता है आपका जू स्पोर्स। जू स्पोर्स जनरली जहाँ डेवलप होते हैं वो आपका क्लेमाइडोमोनास होता है। क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है, बॉडी के अंदर में सर्टेन छोटे छोटे जू स्पोर्स डेवलप होते हैं, ठीक है ना। ये मोटाइल इन नेचर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि ये देखिए यहाँ पे फिगर ए में देखिए, फिगर ए में ये पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी के अंदर में सर्टेन छोटे छोटे जू स्पोर्स डेवलप हो गए हैं, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये आपका क्लेमाइडोमोनास में आपने 11th में पढ़ा भी इसके बारे में। इसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है ये। तो इसकी में 2 फ्लैजिलास प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको ईजिली मूव करने में हेल्प करता है, वन प्लेस से दूसरे प्लेस में इसको मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो जू स्पोर्स क्या होते हैं, मोटाइल इन नेचर होते हैं, फ्लैजिला के थ्रू वो मूव करते हैं और स्पोर्स, इन्हीं जू स्पोर्स को हम स्पोर फॉर्मेशन होता है क्लेमाइडोमोनास के अंदर में और इन स्पोर्स को हम जू स्पोर्स कहते हैं, ठीक है। जो कि कंप्लीट, अब ये जैसे ही बड़ा होगा, ये आपका क्लेमाइडोमोनास जैसे बड़ा होगा तो एक कंप्लीट ये जू स्पोर जैसे बड़ा होगा तो एक कंप्लीट जू क्लेमाइडोमोनास में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो ये जितने भी जू स्पोर्स बन रहे हैं ये सारे के सारे इंडिविजुअली अलग अलग क्लेमाइडोमोनास में डेवलप होंगे। द नेक्स्ट इज कोनिडिया। कोनिडिया जो होती है वो जनरली पेनिसिलियम का पेनिसिलियम ऑर्गेनिज्म आपने देखा। पेनिसिलियम जो होता है एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जो कि जनरली लैब्स में भी हम लोगों ने देखा होगा पेनिसिलियम को। इसमें क्या होता है, पेनिसिलियम का ये बॉडी का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इस तरीके से कुछ देखने में होता है। इसके ऊपर छोटे छोटे ये देख रहे हैं आप, ये एक दूसरे के जैसा लगा सा कॉइन्स रख दी गई हैं, ठीक है ना। ये कॉइन्स जो होते हैं ये आपको कहलाते हैं कोनिडिया। इन्हें क्या कहते हैं, कोनिडिया कहते हैं। ये चेन जैसे एक दूसरे के ऊपर में, जैसे ये बॉडी है इसके ऊपर में छोटी छोटी चेन्स बन जाती है कोनिडिया सेल्स की। ये अलग से दिखाया हुआ है कोनिडिया सेल्स। अब ये क्या करेंगे, ये एक एक अलग अलग बॉडी, ये एक एक, अब इनमें कोनिडिया में क्या होगा, इनमें यहाँ से क्या हो जाएगा, एक ट्यूब निकलना शुरू हो जाएगी। ये देखिए आप यहाँ से कोनिडिया में क्या हो गया, जर्मिनेशन ऑफ ट्यूब की जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है और एक नया बॉडी में जो होता है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाए। जैसे जैसे यहाँ पे जर्मिनेट होगा, नए ट्यूब निकलेगी, ये ट्यूब ब्रांचेस सब ब्रांचेस में चेंज हो जाएंगे और नया कंप्लीट पेनिसिलियम जो होगा वो डेवलप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओडिया। ओडिया में क्या होता है, जैसे फिगर नंबर डी में आप देख सकते हैं कि ओडिया भी सेम वैसी पेनिसिलियम जैसा ही होता है कि एक पेरेंट बॉडी होती है, पेरेंट बॉडी के ऊपर में सर्टेन सेल्स होते हैं, डेवलप होते हैं, जिन्हें हम ओडिया कहते हैं। ये आफ्टर जैसे डेवलप होने के बाद में ये अलग होकर के पेरेंट की बॉडी से अलग होते हैं एंड कंप्लीट फुल ऑर्गेनिज्म में डेवलप चेंज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट आपका क्या है, स्पोरोजियोस्पोर्स है, स्पोरेंजियोस्पोर्स है। स्पोरेंजियोस्पोर्स जो होता है जनरली आपका फंजाई में देखा जाता है। फंजाई में क्या होता है, ये जो हाइफीज आपके दिख रहे हैं ये, इनमें सर्टेन स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, छोटे छोटे देख रहे हैं, छोटे छोटे स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इनकी ये जो आपका ये
स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसके अंदर में छोटे छोटे स्पोर्स फॉर्म, जैसे इसकी वॉल बर्स्ट करेगी ये सारे के सारे स्पोर्स बाहर निकल जाएंगे और हर एक स्पोर्स एक कंप्लीट बॉडी में, ये जैसे स्पोर्स हैं ये कंप्लीट बॉडी में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, आपने फंजाई देखा हुआ है या ब्रेड में मोल्ड देखा ना किस तरीके से पूरा फंगस लग जाता है ब्रेड में, बिल्कुल ये वही चीज़ है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज क्लेमाइडोस्पोर्स। क्लेमाइडोस्पोर्स जो होता है फिगर 6 में देख लीजिए, इसमें क्या होता है पूरी प्लांट की बॉडी में जगह जगह पे सर्टेन स्पोर्स का डेवलपमेंट हो जाता है और जो कि आगे चलकर नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट स्पोर फॉर्मेशन। द नेक्स्ट वन इज़ योर फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि आपने शुगर केन देखा हुआ, शुगर केन की बॉडी कैसी होती है कि सर्टेन फ्रेगमेंट्स होते हैं उसमें। ठीक है, ये जैसे शुगर केन की बॉडी है उसमें सर्टेन कई जगह से वो डिवाइड होता है। अगर हम एक पार्ट को अलग कर दें काट करके तो ये एक पार्ट जो होगा एक नए पार्ट को यानी पूरी कंप्लीट बॉडी को डेवलप कर सकता है, केपेबल होता है वो कंप्लीट बॉडी को डेवलप करने में। ठीक है, तो ये जनरली जो होता है आपका, जैसे कि आपने टेप वॉर्म देखा होगा, टेप वॉर्म आप लोगों ने लैब में देखा होगा कि टेप वॉर्म कैसे होता है, रिबन जैसा होता है और उसकी बॉडी जो होती है वो डिवाइडेड होती है कई पार्ट्स में। ठीक है, अगर हम एक पार्ट को अलग कर दें काट करके तो ये क्या करेगा कंप्लीट बॉडी में अपने आप को फिर से डेवलप कर लेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है जनरली खुद से नहीं मरते हैं। ठीक है ना, ये खुद से कभी नहीं मरते, डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं जब तक इनको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं किया जाए, क्योंकि जैसे ही ये डिस्ट्रॉय होते हैं, जैसे ही ये मरते हैं मतलब जैसे अगर हम इनको जितने बार काटेंगे जितनी बार तोड़ेंगे उतनी बार ये एक नया ऑर्गेनिज्म एक नई कंप्लीट बॉडी को डेवलप कर लेंगे। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि आपका ये एग्जांपल अगर हम बात करें तो प्लेनेरिया हो गया आपका स्पाइर। ठीक है ना, प्लेनेरिया में क्या होता है आपका एक प्लेनेरिया एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी बॉडी क्या होती है आपकी इस तरीके से बॉडी होती है। ठीक है ना, ये देखिए सर्टेन फ्रेगमेंट्स, इसमें कई सारे फ्रेगमेंट्स दिए हुए हैं। अब हम एक फ्रेगमेंट्स को, ये अलग अलग फ्रेगमेंट्स को अगर हम काट दें, सपोज हमने 3 फ्रेगमेंट्स किए हुए हैं। ठीक है ना, हर एक फ्रेगमेंट जो है वो एक नया कंप्लीट बॉडी में डेवलप फिर से हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका ये जो ऑर्गेनिज्म है कभी भी मरता नहीं है, आप इसको चाहे जितना काटिए चाहे जितना तोड़िए ये फिर से अपने आप को एक नया कंप्लीट बॉडी में डेवलप कर लेता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द फ्रेगमेंटेशन। इसमें बॉडी फ्रेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है और ईच फ्रेगमेंट जो होता है वो कंप्लीट एक नए बॉडी को डेवलप करने में केपेबल होता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज प्लाज्मोटॉमी। प्लाज्मोटॉमी लास्ट मेथड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपने मल्टी न्यूक्लिएटेड देखा था ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड में क्या होता है कि एक सेल के अंदर में कई सारे न्यूक्लियस डेवलप हो जाते हैं डिवाइड होकर के, और फिर वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को, एक एक न्यूक्लियस जो होता है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को में चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो प्लाज्मोटॉमी में क्या होता है कि सब न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होते हैं, इसमें दोनों पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है फिर कैरियोकाइनेसिस डिवाइड होता है, मतलब फिर न्यूक्लियस डिवाइड होता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि देखिए सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये एक सेल है, एक पेरेंट की बॉडी है, सपोज इसमें 14 न्यूक्लियस हैं। ठीक है ना, इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये ऑर्गेनिज्म ही मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है ना, अब इसमें अगर आपके 14 न्यूक्लियस हैं तो सबसे पहले इसमें साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा, यानी साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और बाहर वाली बॉडी डिवाइड होगी। तो बाहर वाली बॉडी डिवाइड होकर के एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं। अब इसके अंदर के न्यूक्लियस जो हैं वो आधे आधे दोनों में बढ़ गए, इसमें 7 आ गए, इसमें 7 आ गए। देन आफ्टर दैट दोनों ईच डॉटर सेल विल नाउ गो थ्रू द कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस। ईच डॉटर सेल में क्या होगा आपका कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन। अब ये 7 न्यूक्लियस जो थे दोनों सेल्स में 7 न्यूक्लियस थे, अब ये आपके डिवाइड होंगे और चेंज हो जाएंगे 14 न्यूक्लियस में। किस में चेंज हो जाएंगे? 14 न्यूक्लियस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, ये 14 न्यूक्लियस जो होंगे, अब ये क्या हो गया आपका 2 डॉटर सेल्स आपको मिल गई, दोनों में 14 न्यूक्लियस हो गए। अब ये क्या करेंगे, ये फिर से साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस करेंगे, साइटोकाइनेसिस में ये फिर 2 चेंज हो जाएंगे एंड देन फिर कैरियोकाइनेसिस से फिर ये डबल हो जाएंगे। ठीक है ना, इसमें भी ये सेम चीज़ हो जाएगा, 2 में चेंज हो जाएंगे एंड देन फिर ये कैरियोकाइनेसिस से फिर ये 2 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये जो चेन होगी वो कैरी ऑन होती रहेगी, गो ऑन होती रहेगी साइकिल जो है। और इसमें इस मेथड को हम प्लाज्मोटॉमी कहते हैं, जिसमें पहले साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है एंड देन न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। ठीक है, सो दे आर मल्टीन्यूक्लिएट प्रोटोजोआ इन विच फर्स्ट साइटोकाइनेसिस प्रोसेस विल टेक प्लेस एंड देन द कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस विल बी डन। ओके, सो इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोटॉमी कहते हैं। ओके, सो हियर योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड होता है। यहाँ दिस वॉज द लास्ट स्लाइड एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टेक द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in plants. Okay, till then this much only. Thank you, God bless you.